नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों साइंस से संबंधित है। साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम दोस्तों कोशिका। कोशिका मीन्स सेल। सेल से संबंधित दोस्तों अपन 103 क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये अपने सामने आ गया है। कोशिका का अध्ययन स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है दोस्तों स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम दोस्तों? स्लाइडेन एंड सवान के द्वारा सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है? शरीर के बाहर ये निर्जीव तथा शरीर के अंदर सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे जो कोशिका का सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत का कौन सा एक अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस है, ठीक है। वायरस जो कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, जो कि शरीर के बाहर निर्जीव की तरह बिहेव करता है और शरीर के अंदर सजीव का तरह बिहेव बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मृत कोशिका की खोज की थी यानी कि डेड कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से रॉबर्ट हुक को जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका क्या नाम हो जाएगा? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है। भारत के फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो भारत के जो फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि भारत के कोशिका के पितामह किसे कहते हैं दोस्तों? ए के शर्मा को, ठीक है। ए के शर्मा को भारत के फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लिविंग खोज यानी लिविंग जो सेल है दोस्तों इसकी खोज करने वाले कौन है जीवित कोशिका की? एंटोन वॉन लियोनहोफ के द्वारा, ठीक है। एंटोन वॉन लियोनहोफ के द्वारा दोस्तों जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? स्मॉलेस्ट जो सेल है वो सबसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है दोस्तों? यानी कि बिगेस्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग यानी कि जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका यानी कि बिगेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी लंबी जो सेल वो हो जाएगी न्यूरॉन यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी तो अपने न्यूरॉन होगी और सबसे बड़ी जो कोशिका मनुष्य के शरीर की बात की जा रही है, ठीक है। और अपन एक जनरल तरीके से देखिए दोस्तों, सबसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका है ऑस्ट्रिच जो एग है उसकी सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन यहाँ पे मनुष्य के लिए पूछा है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है दोस्तों? एग सेल यानी कि जो अंडाणु होता है दोस्तों, अंडाणु की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये मनुष्य के शरीर के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। बाकी अपन जनरल तरीके से देखें तो सबसे छोटी जो सेल वो कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा है। लेकिन मनुष्य के शरीर के अकॉर्डिंग सबसे छोटी सेल कौन सी हो जाएगी? स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। स्पर्म या शुक्राणु जो कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी सेल मानी जाती है, स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ा एक कोशिकीय सिंगल सेल प्लांट कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो पादप है वो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है केलुलेफ्रिया टेक्सीफोलिया, ठीक है। केलुलेफ्रिया टेक्सीफोलिया जो कि सबसे छोटा सेल वाला मतलब कि एक पादप है, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ा है जो कि एक कोशिकीय सिंगल प्लांट है, सिंगल सेल प्लांट है। एक सबसे बड़ा पादप है लेकिन इसमें केवल एक कोशिकीय होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है दोस्तों? केलोलेवरिया टेक्सीफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट ब्लड सेल सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ी जो ब्लड सेल है वो कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी सेल है WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। WBC सबसे बड़ी सेल मानी जाती है।
स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी रुधिर कोशिका है अपनी प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट सबसे छोटी कोशिका है और मतलब रुधिर के अंतर्गत। और रुधिर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? WBC, व्हाइट ब्लड सेल सबसे बड़ी कोशिका रुधिर के अंतर्गत। और रुधिर में सबसे छोटी कोशिका है प्लेटलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है तथा एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक भी पाया जाता है, वो सिंगल सेल भी हो सकती है और बहुकोशिकीय सेल भी हो सकती है। उस सेल का क्या उदाहरण है दोस्तों? तो वो केस सेल है दोस्तों यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकती है, ठीक है। केंद्रक जरूर पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता तथा ये एक कोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिकीय होते हैं लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो कौन सी हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता। और यूकेरियोटिक दोस्तों एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है, लेकिन यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? एक तो प्लांट हो गया, एक फंजाई हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इनकी जो बाहरी जो परत होती है दोस्तों, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये कहलाती है दोस्तों कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों अपनी सेल्यूलोज की बनी रहती है, ठीक है। प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वापस वही क्वेश्चन आ गया, प्लांट की जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी रहती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी रहती है। और फंजाई यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल है दोस्तों किसकी बनी रहती है? फंजाई की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी रहती है? साइटिन की, ठीक है। साइटिन की कोशिका भित्ति बनी रहती है फंजाई वाली। बैक्टीरिया का जो मतलब कोशिका भित्ति है किसका बना रहता है? पेक्टिन का। प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों ऑप्शन मतलब कि एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाला, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाला। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो मतलब कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी रहती है? पेक्टिन की बनी रहती है। और फंजाई के अंदर जो मतलब कि सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी रहती है? साइटिन की बनी रहती है, ठीक है। और प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल में यानी कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका यानी कि जो पादप कोशिका दोस्तों, उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर कोशिका झिल्ली होती है पादप कोशिकाओं में। तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है? ये होती है प्रीमेबेबल, यानी कि एक प्रवेश योग्य है। इसको पारगम्य भी बोल सकते हैं दोस्तों, पारगम्य, ठीक है। प्रीमेबेबल प्रवृत्ति की होती है और प्रवेश के योग्य होती है, यानी कि पारगम्य होती है प्लांट की जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में किस परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो जंतु कोशिका होती है इसमें जो कौन सी एक परत है जिसको अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे बाहरी जो परत होती है जानवरों के अंतर्गत कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसको अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन पादपों और फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? वो अपनी कोशिका भित्ति कहलाती है, ठीक है। और जंतु के अंतर्गत जो सबसे बाहरी जो परत होती है जो कोशिका के अंतर्गत, वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में कौन सी परत होती है? तो कोशिका झिल्ली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट, ये जो तीन चीज़ें दोस्तों, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों सबसे बाहरी परत होती है। ये नंबर एक में दोस्तों कौन सी परत आती है? कोशिका भित्ति आती है। उसके बाद में दोस्तों कौन सी परत आती है? कोशिका झिल्ली आती है। तो यहाँ पे अपने बारे कोशिका के बारे में पूछा, कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। कोशिका झिल्ली कौन सी परत में कौन सी परत है? तो दूसरे नंबर की परत है, ठीक है, सेकंड लेयर है। पहली परत कौन सी हो जाएगी इनमें? तो कोशिका भित्ति होने वाली, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? तो जंतु कोशिका में दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी कैसी प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ पे हो जाएगी सेमी प्रीमेबेबल, ठीक है, अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। अर्ध पार अर्ध पारगम्य, ठीक है। किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है? अर्ध पारगम्य, सेमी प्रीमेबेबल। और पादप कोशिका में किस प्रकार की होती है? प्रीमेबेबल यानी कि पारगम्य, ठीक है। दोनों में दो डिफरेंट होता है, एक तो अर्ध पारगम्य, एक पारगम्य। अर्ध पारगम्य में जो जंतु कोशिका में पाई जाती है और पारगम्य दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो, साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य में कैसा श्वसन या रेस्पिरेशन होता है दोस्तों?
तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है दोस्तों यानी कि श्वसन तंत्र है, ये अपने साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में कौन किस प्रकार का पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में जो श्वसन पाया जाता है वो किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जिसमें दोस्तों कोशिका द्रव में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है। 2 एटीपी ऊर्जा बनती एडिनो ट्राइफास्फेट है, ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिनोसाइनिन ट्राइफास्फेट जो कि 2 एटीपी ऊर्जा बनती है कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन होता है, एक बात और याद रखना, कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है और यहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बाद में जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना रहता है दोस्तों? ये अपने न्यूकोप्लाज्मा और एक मिनट न्यूकोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा से मिलकर क्या बना रहता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। न्यूकोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा से क्या बना रहता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मा बना रहता है, जिसको अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसका मिश्रण है? तो ये वापस यहाँ पे नीचे दे दिया दोस्तों। साइटोप्लाज्मा और न्यूकोप्लाज्मा का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का जो मतलब कि मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पुरंगीजे, ठीक है, पुरंगीजे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिका, कौन सा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन अगर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए तो कोशिका नष्ट हो जाती है? कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाती है? तो वो है दोस्तों जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य को अगर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है तो कोशिका स्वतः नष्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे कहते हैं दोस्तों? कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों किसने खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा? अल्टमान ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1894 में दोस्तों, 1894 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन दोस्तों? अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, कितने एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों? 36 एटीपी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, 36 एटीपी, एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी वजह से दोस्तों इसको अपन किस नाम से जानते हैं? कोशिका का बिजली ग्रह कहते हैं, ठीक है, पावर ऑफ द सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में होता है। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। टोटल ऊर्जा का कितना निर्माण होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। एक सेल के अंतर्गत 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मतलब कि सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। किस प्रकार का दोस्तों? ये मतलब कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रिया होती है दोस्तों, वो सभी की सभी क्रिया एक अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम क्रिया होती है। इसकी वजह से दोस्तों इसको अपन किस नाम से जानते हैं? सेल रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि खुद का मतलब कि सेम रूप, डिवाइडेशन, वो विभाजन बोलते हैं जिसको अपन अपने आप कर लेता है, ठीक है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का श्वसन होता था? अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन पाया जाता है वो वायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। और वायवीय श्वसन में दोस्तों 36 एटीपी का निर्माण होता है, और कोशिका द्रव्य में दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है, वहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक कोशिका में कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है? 38 एटीपी का। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों कितना एटीपी एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनती है? तो ये अपने 36 एटीपी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में माता पिता दोनों का डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ पे जो मतलब कि केंद्रक है, केंद्रक में माता पिता का डीएनए पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक समस्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है खुद का पाया जाता है, लेकिन केवल माता का डीएनए पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है केवल माता का पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अंदर का जो डीएनए होता है वो माता और पिता दोनों का होता है, ठीक है। और मातृवंश का अगर पता लगाना हो तो अपन किस प्रकार का टेस्ट करते हैं दोस्तों, डीएनए अपना माइट एमटी डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है। एमटी डीएनए नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए टेस्ट करते हैं अगर मातृवंश का पता लगाना हो तो, ठीक है। किस कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स में केवल माता डीएनए पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किस कोशिकांग को अपन सेल विदन ए सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों। कोशिका के अंदर कोशिका की तरह कार्य करने वाला कौन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक जिस प्रकार से एक पूरी कोशिका कार्य करती है उसी प्रकार से दोस्तों उसके कोशिका के अंतर्गत कौन सा एक कोशिका का अंग है जो कि कोशिका की तरह कार्य करता है, सेम कार्य करता है, यानी कि सभी के सभी मतलब कि सेम कार्य करता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस कोशिका में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से कैसे जाना जाता है, तो यह गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी है जिसको अपन ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, गोल्जी बॉडी की खोज करने वाला केमिनो गोल्जी, ठीक है। केमिनो गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी की खोज की थी। किस कोशिकांग को अपन किडनी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, किडनी ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये किसको कहा जाता है दोस्तों, ये अपने गोल्जी काय को कहा जाता है, ठीक है। ट्रैफिक ऑफ द पुलिस, किडनी ऑफ द सेल्स, ये अपने कोशिका कौन सा कोशिकांग है, ये गोल्जी का है, ठीक है। किस कोशिकांग का मुख्य कार्य दोस्तों, प्रोटीन एंड लिपिड जो मेलिकुलस होते हैं दोस्तों, मोलिकुलस, जिसको मतलब कि प्रोसेस और पैकिंग करने का मदद करता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तो होता है अपना प्रोटीन और लिपिड जो अणु होते हैं उनको प्रोसेस और पैकिंग करने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों, यानी कि मदद कौन करता है, ये करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी के द्वारा प्रोटीन और लिपिड जो अणु होते हैं उनको प्रोसेस और पैकेज करने का कार्य होता है। इसकी वजह से दोस्तों अपन किस किस नाम से जानते हैं इसको, एक तो इसको जानते हैं दोस्तों ट्रैफिक ऑफ द सेल्स, और इसको अपन एक किस नाम से जानते हैं, किडनी ऑफ द सेल्स, ठीक है। गोल्जी बॉडी को किडनी ऑफ द सेल्स और अपन ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस कोशिकांग को अपन पेकर ऑफ द सेल यानी कि मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे मदर ऑफ द सेल भी दोस्तों गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने इसके उपनाम हो गए, 4 उपनाम हो गए, पेकर ऑफ द सेल, मदर ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल और किडनी ऑफ द सेल्स, ये किसी किसके नाम, सभी के सभी ये गोल्जी बॉडी के नाम होने वाले हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी का केवल किस कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को अपन आत्मघाती थैली भी कहते हैं दोस्तों, तो ये लाइसोसोम है जिसको अपन आत्मघाती थैली भी कह सकते हैं दोस्तों। किस कोशिकांग में दोस्तों पाचन पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाचन एंजाइम केवल लाइसोसोम में पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अंदर जितने भी वेस्टेज जो कोशिकांग होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है, जिसके अंदर दोस्तों पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग अतिरिक्त या खराब हो चुके ऑर्गन्स या खाद्य कण या फिर संगनल जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि मतलब कि कोशिका के अंदर जितने भी अतिरिक्त खराब पदार्थ हो चुके या ऑर्गेनल्स हो चुके या फिर कोई भी खाद्य कण है या फिर संगनल वायरस बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रो मेलिकुलस वगैरह जो हो उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। कभी कभार मतलब कि ये अपनी खुद की कोशिका को भी पचा देते हैं, इसकी वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम किसका अंग है दोस्तों, तो लाइसोसोम किसका अंग है, लाइसोसोम एक गोल्जी बॉडी का अंग है, ठीक है। गोल्जी बॉडी के पता नहीं चार नाम बताए थे, मदर ऑफ द सेल, किडनी ऑफ द सेल, रेटिकुलस ऑफ द सेल, ये अपने मतलब गोल्जी बॉडी के उपनाम है। और गोल्जी बॉडी का भाग कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को अपन आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइड वेग के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो कोशिका का सबसे छोटा कौन सा कोशिकांग है, तो यहाँ पे राइबोसोम है जो कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम अब प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल कौन से कोशिकांग में होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है,
अपने राइबोसोम करता है, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। और कोशिकांग दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका का, ठीक है। किस कोशिकांग में दोस्तों mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया होती है? तो जो mRNA है तो होता है दोस्तों, इसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का कार्य किसका होता है? राइबोसोम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? तो राइबोसोम की बात करें दोस्तों, कौन सी कोशिका में पाया जाता है? ये पाया जाता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? mRNA को प्रोटीन में मतलब ट्रांसक्रिप्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70S राइबोसोम किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो ये 70S प्रकार के जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और 80S प्रकार के जो राइबोसोम है ये अपने यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और 80S तो अपने मतलब कि राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और 70S दोस्तों प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग एक पैकिंग सिस्टम की तरह फंक्शन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे पैकिंग सिस्टम की तरह कौन सा एक कोशिकांग कार्य करता है? अंतःपरदेवीय जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जो कि क्या कार्य करते हैं दोस्तों? पैकिंग सिस्टम का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोस्तों ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी जो मतलब कि अंतःपरदेवीय जालिका है, ये क्या कार्य करती है? तो ये करती है दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको। RER को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये अंतःपरदेवीय जालिका, ये कि जो खुरदरी अंतःपरदेवीय जालिका उसके अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों इसको अपन किस नाम से जानते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जो कि क्या कार्य करते हैं दोस्तों? राइबोसोम का आप सभी को पता है क्या कार्य करते हैं? राइबोसोम एक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों RER को किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एक चिकनी अंतःपरदेवीय जालिका कह सकते हैं इसको अपन। चिकनी अंतःपरदेवीय जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करती है दोस्तों? वसा का मतलब कि संग्रहण करती है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? फैट फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, वसा फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोस्तों किसके प्रकार है दोस्तों? जो अपने अंतःपरदेवीय जालिका जिसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके दो प्रकार हैं, RER SER। RER SER, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो स्मूथ अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट फैक्ट्री कहलाता है। और RER यानी कि रफ एंडिकुलम अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कहलाता है? अपना प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। कोशिका के अंदर के रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिक्तिका या रसदानी, वैक्यूल। रिक्तिका या रसदानी कौन सी झिल्ली से घिरे रहते हैं दोस्तों? ये टोनोप्लास्ट से घिरे रहते हैं, ठीक है। रिक्तिका या रसदानी किससे घिरे रहते हैं? टोनोप्लास्ट से। पॉकेट्स ऑफ द सेल की किसे कहते हैं दोस्तों? पॉकेट्स ऑफ द सेल रिक्तिका या रसदानी को कहते हैं पॉकेट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस किसके द्वारा खोजा गया? तो न्यूक्लियस की खोज की थी 1838 के अंतर्गत रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1838 में। न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो न्यूक्लियस के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी न्यूक्लियस के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कोशिका का जो ब्रेन है ये न्यूक्लियस को कहा जाता है। किस कोशिकांग को अपन आनुवंशिकता का केंद्र कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो केंद्रक है इसको अपन आनुवंशिकता का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, सेंटर ऑफ द हेरिडिटी। न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। केंद्र के अंतर्गत कुछ एसिड पाए जाते हैं, अपन उसको किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक के अंदर मतलब ये कुछ एसिड पाए जाते हैं जिससे क्या कहा जाता है? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डीएनए का एक डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, संरचना है दोस्तों, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दोस्तों ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है,
वायरस में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल क्या दोस्तों? तो वायरस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसका क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वायरस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई है। बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए की हड्डी किसे कहते हैं दोस्तों? डीएनए की हड्डी या आरएनए की जो हड्डी वो किसे कहते हैं अपन? ये न्यूक्लियोटाइड की कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी किसकी इकाई दोस्तों? ये अपने न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड को अपन दोस्तों बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं, यानी कि बैकबोन यानी कि हड्डी ऑफ डीएनए। डीएनए की हड्डी किसे कौन है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड है। किसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रोजन बेस को। ठीक है, नाइट्रोजन बेस को बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? एडिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। ये मतलब कि एक नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड वगैरह मतलब कि ये डीएनए में पाए जाते हैं, जिसको अपन नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ठीक है, एडिसिन, एडिन, एडिनाइन, साइटोसिन और ग्वानिन और थाइमिन। आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं दोस्तों? आरएनए में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब कि डीएनए में पाया जाता है थाइमिन और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, बाकी ये तीनों सेम है। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये तीनों में दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में दोस्तों यूरेसिल आ जाता है और डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो डीएनए की दोस्तों डबल हेलिक्स किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दोस्तों डीएनए की डबल हेलिक्स रचना दी थी। और यहाँ पे केवल एक जो हेलिक्स होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर यानी कि 34 एमीटर, 34 एमीटर होती है। ठीक है, डीएनए की एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3.4 नैनोमीटर। अगला है, डीएनए के एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की एक हेलिक्स में दोस्तों कितने नाइट्रोजन के जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 10 है। ठीक है, 10 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन, प्रतिलिपि। ठीक है, प्रतिकॉपी, रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की कौन मदद करता है दोस्तों? डीएनए से डीएनए बनने में कौन मदद करता है? पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज जो एंजाइम है डीएनए से डीएनए बनाने में काम में आने वाले एंजाइम है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है रिप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये अपनी कहलाती है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया यह क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसके शरीर में प्रवेश करने से उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा किसका शरीर है जिसमें प्रवेश करने से दोस्तों उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है? ये वायरस है, जो कि शरीर में प्रवेश करने के बाद इसका जो आरएनए होता है ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। क्रोमोसोम किसका बना होता है दोस्तों? तो क्रोमोसोम बना रहता डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, क्रोमोसोम किसका बना रहता? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं दोस्तों?
तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई कहलाती है जीन। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन। मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो मनुष्य में जो क्रोमोसोमों की संख्या टोटल 46 है और 23 पेयर है, ठीक है, 23 पेयर। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 है। नेक्स्ट है, चिंपांजी में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो चिंपांजी में जो क्रोमोसोमों की संख्या है अपने 24 पेयर है इसमें, और 48 क्रोमोसोमों की संख्या चिंपांजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉग में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? तो डॉग जो होता है उसके अंतर्गत जो क्रोमोसोमों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितने पेयर दोस्तों? 39 पेयर है और 78 दोस्तों मतलब कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। किचन ऑफ द प्लांट सेल किसे कहते हैं दोस्तों? तो किचन ऑफ प्लांट सेल किस कोशिकांग को कहा जाता? ये कहा जाता प्लास्टिड को, ठीक है। यानी कि जो पादप कोशिका उसका मतलब कि एक रसोई घर किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं अपने प्लास्टिड यानी कि लवक को कहते हैं, ठीक है। अगर 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद 46 गुणसूत्र रहे तो ये विभाजन क्या कहलाता है? तो अगर 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद भी 46 गुणसूत्र रहे तो ये क्या कहलाते हैं? मिस्टोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन, मिस्टोसिस। नेक्स्ट है, अगर 46 गुणसूत्र विभाजन होने के बाद 23 गुणसूत्र में बट जाए तो ये विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक है। 23 गुणसूत्रों में बट जाए तो क्या कहलाता? वो था मिस्टोसिस, समसूत्री विभाजन। और ये है दोस्तों मिसोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अगला है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी का कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर की सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या दोस्तों? एग है, ठीक है, अंडाणु। और जनरल तरीके से देखें दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ओस्ट्रिच एग। सबसे लंबी कोशिका कौन कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका।